Hello students, once again welcome you all in Ravi Commerce classes. स्टूडेंट्स आप सभी के डिमांड पर जैसा कि आपने कहा था कि सर कंपनी लॉ के वीडियोस बनाइए बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उसमें आपको प्रॉब्लम जाती हैं, तो इसीलिए अब हम ये सीरीज़ नया वीडियो का लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंपनी लॉ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए हैं उसकी सीरीज़ हम लेकर आए हैं यूनिट वाइज। इसको आप देखिए और इसको देखकर समझिए और डेफिनेटली अपने नोट्स भी बनाइए, या आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नोट्स हिंदी में है, पॉइंट्स इंग्लिश में भी रहेंगे, तो ये दोनों मीडियम जो हम समझाएंगे आपको वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो बड़े ध्यान से इसे समझते जाइएगा। देखिए हमने कैसा आपके लिए क्वेश्चन निकाला है। पहला आप यूनिट 1 में देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके, जैसे कि ये देखिए पहला क्वेश्चन कब कब आया है, कहाँ कहाँ आया, हमने लिख दिया है। और आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूरे पूरे चांसेस हैं कि इन्हीं सब क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में पूछेगा। तो क्वेश्चन 2 भी आप देख सकते हैं। वैसे यूनिट 1 में हमने ऐसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले आए हैं सबको निकाल के हमने यहाँ बना दिया है, और ऐसे करके ये 5 क्वेश्चन बनते हैं और इसी को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आर्टिफिशियल पर्सन का। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है और इसका कोई अपना भौतिक अस्तित्व नहीं होता, तो आपको समझाना है, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं भी बतानी। तो मैं ऐसा इंग्लिश में भी आपको बोलकर बताते जाऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम वालों स्टूडेंट्स के लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हम अभी इसका सॉल्यूशन नीचे जाकर देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास है। तो देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिखना होता है, तो ये इंट्रोडक्शन हमने लिखा है। तो आप इसके बेस पे इसे लिख सकते हैं, इसमें और कुछ ऐड करके भी लिख सकते हैं। ये हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन बनाया है आपका। तो कंपनी अधिनियम जो कंपनी एक्ट है 1956 उसको रिप्लेस करके 2013 को आपका कंपनी एक्ट कंपनी अधिनियम आया है। और इस कंपनी अधिनियम में कंपनीज एक्ट में 470 धाराएं हैं, 7 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा 470 एक्ट्स हैं और 7 अनुसूचियां हैं। और इस अधिनियम में कंपनी के गठन प्रबंध, गठन मतलब किस प्रकार से कंपनी गठित होगी, उसका प्रबंध कैसा होगा, और प्रशासन एवं अधिकरण ट्रिब्यूनल, ट्राइब्यूनल आप कह सकते हैं, ट्राइब्यूनल के द्वारा इसका जो एंडिंग है, समापन है, इसके संबंध में पूरे निर्देश दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं। किन किन चीज़ों के बारे में देखिए, पूरे पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको आपको याद रखना होता है। एक तो आपका जो ये धाराएं हैं, अनुसूचियां हैं, उसको याद रखिए। क्या क्या बताता है ये प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकरण, गठन, प्रबंध, इन सब के बारे में। कैसे कंपनी बनाई जाएगी, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मीन्स कैसे उसको चलाया जाएगा, और अगर उसका एंडिंग का समय आ रहा है तो कैसे ये खत्म होगा। तो आप ये कह सकते हो कि इस पूरे आपके सब्जेक्ट में भी लास्ट चैप्टर तक जो ले गया, लास्ट मिनट में समापन तक लेकर गया है। तो पूरा आप यही पढ़ने वाले हो कंपनी के बारे में, कैसे वो बनता है, कैसे चलता है, कौन उसके संचालक बोर्ड में कौन होते हैं, एवरीथिंग। और जब कभी वो समाप्ति की ओर जाती है तो किस तरीके से उसका समापन होता है, तो ये पूरा कंपनीज एक्ट आपको बताता है। इस कंपनीज एक्ट में जो 13 में अभी आया है लेटेस्ट, उसमें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। जैसे 2015 में चेंजेस हुआ है, 17 में हुआ है, 19 में हुआ है, तो कुछ कुछ इसमें अपडेशन हुए हैं, संशोधन किए गए हैं। तो ये चीज़ को आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन कंपनी अधिनियम के बारे में और इसके वर्क के बारे में आप दे सकते हैं अपने एग्जाम में। कोई डेफिनेशंस हैं, मीनिंग है, तो चलिए अब मीनिंग की ओर जाते हैं। अर्थ, मीनिंग। तो कंपनी शब्द जो है बेसिकली उसका जो मतलब है, कुछ व्यक्तियों द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कुछ व्यक्तियों द्वारा, कुछ लोग होंगे और एक सामान्य उद्देश्य, एक जनरल ऑब्जेक्टिव, जो कि बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, लाभार्जन के लिए। तो कुछ लोग होंगे लाभार्जन के उद्देश्य के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए एक संस्था बनाते हैं, उसको हम कंपनी बोल देते हैं।
तो बेसिकली लोगों का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। और उसके लिए वो क्या चालू करते हैं? एक संस्था चालू करते हैं जिसको कंपनी कहते हैं। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो मिलकर इस काम को चालू करते हैं। एक सिंगल अभी अभी जो 2013 में सिंगल पर्सन कंपनी का भी कॉन्सेप्ट आया है, बट बेसिकली जो हम कंपनी उसको कहते हैं जो लोग मिलकर चालू करते हैं उसको। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका जो धारा 8 है, एक्ट जो उसका जो सेक्शन 8 है, उसके हिसाब से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभ वाले, अभी हम लोग लाभ वाले ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, वो भी कंपनी बन सकती है। जैसे कि मंदिर है, ट्रस्ट है, एनजीओ है, ये सब बेसिकली लाभ कमाने के लिए काम नहीं करते, बट फिर भी जैसे एनजीओ वगैरह की हम बात करें, एनजीओ है, कुछ सोशल वर्क समूह है, ये सब भी कंपनी अपनी बना सकते हैं, बन जाती है। अब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी क्या है? सामूहिक व विधिक व्यक्ति है। सामूहिक मतलब व्यक्तियों के समूह के द्वारा बन रहा है, और इसमें कानून, लॉ आता है, बिना कानून के इंटरफेरेंस के, मतलब जो एक्ट बना 2013 उसके नियमों को ध्यान में रखकर पालन करके ही कंपनी का निर्माण होता है। इसीलिए इसे एक विधिक व्यक्ति भी कहा जाता है। तो इसीलिए कि ये कृत्रिम व्यक्ति भी है, एक व्यक्ति है, ये चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि लॉ के द्वारा बनाया गया है, कानून ने इसको बनाया है, तो इसको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं। इसीलिए कृत्रिम व्यक्ति है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और इसका क्या होता है? कानूनी अस्तित्व होता है, विधिक अस्तित्व आप कह सकते हैं, लीगल एंटिटी इंग्लिश में कहा जाता है। ये क्या होता है? ये लीगल एंटिटी होता है। और इसका अपना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका एक स्वारू मुद्रा होता है, इसका एक स्टाम्प होता है, और उसके बेस पे बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? उत्तराधिकार प्राप्त हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आप याद रखेंगे तो मीनिंग आपको याद रहेगा। पूरा याद नहीं करना है, समझ लीजिए। कुछ व्यक्ति मिलकर चालू करते हैं प्रॉफिट के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी बन सकती है। और एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका एक सार मुद्रा होता है, कानून के द्वारा बनाया जाता है, और इसको क्या मिलते हैं? शाश्वत उत्तराधिकार मिलता है। तो ये है आपका अर्थ, मीनिंग। परिभाषाएं मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि आपको एज इट इज़ याद करना रहता है। तो 2-3 परिभाषाएं लिखी हुई हैं, और अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो परिभाषा आपको याद हो जाएगा। यू कैन जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। इस जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है आप उसको कर लीजिए, या आपके पास जो बुक होगी उसमें इससे भी कुछ आसान डेफिनेशन होगा, या जो भी डेफिनेशन जिस भी प्रोफेसर का, विद्वान का आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनके अलावा आप कोई सा भी कर सकते हैं, इसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको ये याद हो जाने तो डेफिनेशन मैं आप लिख लिए छोड़ूंगा। मैंने यहाँ पे 3 से 4 डेफिनेशन दिया हुआ है चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार एंड लॉर्ड हेने के अनुसार। ये एग्ज़ाम में आप याद रखिएगा, ये जो परिभाषाएं होती है, डेफिनेशन होते हैं प्रोफेसर्स के, एक्ट के, उनको आपको जैसा वो लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिखना रहता है। इसको आपको याद करना रहता है, याद करके आप एज इट इज लिखेंगे। आपको डेफिनेट मीनिंग समझ में आ गया है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो डेफिनेशन याद हो जाता है। अब देखिए, एक हेडिंग है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक व्यक्ति की तरह है किंतु इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ भाई, जो हमने अभी देखा ये पेपर में जस्ट ऐसे पूछता है कि कंपनी को तो कानून बनाती है, लॉ बनाती है, और एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लॉ द्वारा बनाया गया, एक व्यक्ति है वो, लेकिन फिर भी वो उसका भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एंटिटी नहीं है। उसको आप देख, आप छू नहीं सकते उसको, आप उसको, वो बोल नहीं सकता है ना। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति बोल सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, उसमें फीलिंग्स होती हैं, उस तरीके से इसमें नहीं होती कंपनी। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे बस बताना है ना। इसी चीज़ को आपको एग्जाम में पूछता है बार 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 बार। बहुत ज़्यादा चांस है कि इस साल, हर साल ये क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। और एक ही यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट आंसर है। बेसिकली हम पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फोकस करके इसको बना रहे हैं वीडियो को, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। तो देखिए यहाँ लिखा है, कंपनी का निर्माण
मतलब कंपनी का गठन, कंपनी का फॉर्मेशन से लेके उसका समापन, उसका वाइंड अप, दोनों कानून द्वारा ही होता है। कानून ही उसको बनाती है, कानून ही उसे खत्म करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कानून के द्वारा बनाया गया, विधान द्वारा बनाया गया कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। व्यापार में जितने भी अधिकार और कर्तव्य मानव के हो सकते हैं, एक मनुष्य जो बोल सकता है, चल सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, फीलिंग्स होती है उसमें, तो जैसे उसके अधिकार भी होते हैं, राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, उसी तरीके से कंपनी के भी क्या होते हैं? कुछ राइट्स, अधिकार और कुछ कर्तव्य भी होते हैं, उसके लिए उत्तराधिकारी वो होता है। अंतर केवल यही है कि भाई कंपनी का अस्तित्व भौतिक न होते हुए केवल कानूनी होता है, भौतिक रूप से वो नहीं है, लेकिन कानून के दृष्टिकोण से कंपनी है। ठीक है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय लॉ कहा है। भौतिक अस्तित्व इसीलिए नहीं है क्योंकि वो एक मनुष्य की भांति खा पी नहीं सकता, सो नहीं सकता, ये सब काम नहीं कर सकता। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि मनुष्य क्या है, जन्म लेता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरली बर्थ होता है उसका, और डेथ की ओर जाता है, अपने जीवन जीता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। मगर कंपनी का निर्माण भी कौन करता है? दोनों खुद स्वयं मानव करता है। मानव द्वारा जो विधान बनाया गया, कानून बनाया गया, उसके अंतर्गत होता है। तो ये भौतिक अस्तित्व इसका इसीलिए नहीं है। ठीक है, कंपनी मनुष्य की तरह बोल नहीं सकती, विवाद नहीं कर सकती, किसी दूसरे के साथ अनुबंध नहीं कर सकती, अनुबंध तो कर सकती है लेकिन वाद भी कर सकती है, और लेकिन किसके बिहाफ पे करेगी? कानून के। कानून ने उसको एक्ट बनाकर दिया है, कंपनीज एक्ट 2013। वो केवल उसके बेस पे क्या करेगी? जो वाद प्रस्तुत कर सकती है अपने, अगर उसके कंपनी के विरुद्ध कुछ कार्य हुआ है तो, लेकिन भौतिक कार्य नहीं कर सकती, जैसे किसी को मारना पीटना, किसी का हत्या करना, शादी करना, ये सब मनुष्य करता है, जो भौतिक रूप से कह सकते हो जिसका अस्तित्व है। तो ये काम कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की तरह तो है ये कंपनी, लेकिन इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है यहाँ बताने के लिए कि इसका, जैसे मनुष्य सोच सकता है, फील कर सकता है, झगड़ सकता है, मारपीट कर सकता है, हालांकि शब्द थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मारपीट, बट समझने के लिए यहाँ लिखना पड़ा है, शादी कर सकता है, उस प्रकार की कार्य कंपनी नहीं कर सकता। इसीलिए इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, कानून के द्वारा बनाया गया। इसमें कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम उसका अस्तित्व है, कानून के दायरे में रहकर वो क्या कर पाता है? काम कर पाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें न्यायालय कंपनी को क्या कर सकती है? पृथक अस्तित्व नहीं। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है जिसमें न्यायालय कंपनी को पृथक अस्तित्व नहीं मानता है। तो कम से कम अगर देखो यहाँ पे संख्या कम हो जाती है कंपनी के सदस्यों की, तो जो एक्ट है कंपनी एक्ट, उसका जो सेक्शन 55 है, वो कहता है कि जो एक लोक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी में अगर 7 से कम हो जाती है संख्या, 7 से कम हो जाती है, और प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी में 2 से कम सदस्य होते हैं, तो 6 माह से अधिक कंपनी व्यापार अगर चला लिया ऐसे स्थिति में, तो फिर उसको उसका लीगल एंटिटी, कानूनी अस्तित्व नहीं माना जाएगा। तो अब याद रखिएगा, लोक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी में 7, और प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी में 2 से कम मेंबर होने पर, और उसके बाद भी आप कंपनी को चला रहे हो, 6 महीने से अधिक चला लिए हैं, तो आपका जो कंपनी है वो न्यायालय को पृथक अस्तित्व नहीं मानेगा। दूसरा एक रीज़न है कि कंपनी का नाम आप क्लियर नहीं किए हो, और उसके बिना विनिमय पत्रों पे आप जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उस पर आप सिग्नेचर कर रहे हो, साइन कर रहे हो, तो उसके पीछे जो धारक है वो खुद जिसमें रखा हुआ है बिल को, वो स्वयं उत्तरदायी हुआ, कंपनी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। आपका जो उद्देश्य है वो किसी अपने क्रेडिटर मतलब लेनदारों को या किसी व्यक्तियों को धोखा देने के उद्देश्य आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, तो ऐसे करने पर जिन लोग ऐसा काम कर रहे हैं सदस्य, वो दोषी होंगे और उनको कंपनी से अलग नहीं माना जाएगा। और कंपनी का उपयोग अगर किसी अवैध या अनुचित उद्देश्य के लिए किया जा रहा है,
अगर आपका उद्देश्य क्या है, अवैध है, सही उद्देश्य के लिए आपने कंपनी चालू नहीं किया है, आप जानबूझकर कुछ गलत काम करने के लिए कंपनी चालू की है, तो भी वो उसका अस्तित्व जो है वो कानूनी नहीं होगा। अगला आंसर है कंपनी की विशेषताएं। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। तो ये आप देख सकते हैं इसका सिनॉप्सिस कि सबसे पहला है कानून द्वारा निर्मित, सेकंड कृत्रिम व्यक्ति। तो पॉइंट्स याद करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि आप क्या करें, हमेशा पॉइंट को ग्रुपिंग में याद करें। पॉइंट का आप दो का क्या करें, ग्रुप बना लें और ग्रुप बनाकर उसको आप याद करने की कोशिश करें तो आपको वो याद रहेगा। क्योंकि पूरे पॉइंट एक साथ माइंड में रखने से अच्छा है कि आप दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। तो दो करके आप सेट करेंगे माइंड में तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे हिंदी में देखें तो शुरू का 2 पॉइंट है, कानून द्वारा निर्मित, देन कृत्रिम व्यक्ति। जब आप ये शुरू के 2 पॉइंट लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आगे के पॉइंट पे ध्यान मत दीजिए, पूरा फोकस शुरू के 2 पॉइंट पर रखिए। कानून द्वारा निर्मित, कृत्रिम व्यक्ति, क्रिएटेड बाय लॉ एंड आर्टिफिशियल पर्सन। लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये 2 पॉइंट हमारे हमको लर्न हो गए। जैसे फिर आप नेक्स्ट 2 को कीजिए, सेपरेट लीगल एंटिटी, स्वतंत्र वैधानिक या विधिक अस्तित्व, देन सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे ही आपके ऊपर के 2 हो गए, उसको फिलहाल के लिए आप पे रख दीजिए, इस 2 पे फोकस कीजिए। ये 2 याद हो जाए फिर नेक्स्ट 2 पे फोकस कीजिए, और जैसे ये 2 हो, प्रीवियस के 2 को एक बार मन में रिवाइज करिए। फिर ये जैसे 2 हो तो प्रीवियस के 4 को मन में रिवाइज कर लीजिए। फिर ये 2 फोकस कीजिए, पृथक संपत्ति, शाश्वत अधिकार, सेपरेट प्रॉपर्टी, परपेचुअल सक्सेशन। देन अगले 2 पे कीजिए। अगले 2 पे जाने से पहले ऊपर के 6 को पूरा रिवाइज कर लीजिए माइंड में। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही डेफिनेटली बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है पॉइंट्स को याद रखने का। तो ऐसा करके देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस तरीके से पॉइंट्स अच्छे से याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए अभी जो पॉइंट्स हैं उसको हम डिटेल में थोड़ा समझ लें। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वो ये है कि कानून द्वारा निर्मित, मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी, एक हमने ऊपर पढ़ा आंसर में ऑलरेडी कि कंपनी को कौन बनाता है, कानून बनाता है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होता है, अधिनियम के अंतर्गत होता है। इस तरीके से ये क्या है, कानून द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये भी हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि इसको लॉ बनाता है, कानून बनाता है और उसके कुछ उसको अधिकार देता है और कुछ इसकी लायबिलिटीज भी कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे एक व्यक्ति के कुछ अधिकार और कर्तव्य और दायित्व होते हैं, वैसे ही कंपनी के भी कुछ अधिकार होते हैं, उसके कुछ लायबिलिटीज होती हैं, दायित्व, राइट्स, अधिकार, लायबिलिटीज। तो इस तरीके से जैसे व्यक्ति के हैं वैसे ही इसके भी हैं ये सब चीज़ें। इसीलिए बट ये व्यक्ति की तरह सोच नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, इसीलिए क्या बन जाता है, कृत्रिम व्यक्ति बन जाता है। अधिकार होने के बावजूद, दायित्व होने के बावजूद भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो देखिए शुरू के 2 पॉइंट आपके हो गए, क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों पॉइंट कहने के एक दूसरे से रिलेटेड है। थर्ड है स्वतंत्र वैधानिक या विधिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसका अपना कानून द्वारा कृत्रिम व्यक्ति है, ये बनाया गया, इसीलिए क्या होता है, इसका एक अपना ही अलग सेपरेट एंटिटी होता है, इसका एक कानूनी अस्तित्व होता है अलग से। कंपनी का क्या होता है, अपना एक सार्वभौमुद्रा होता है, नाम होता है, और इसकी जो संपत्तियां हैं वो भी सदस्यों से अलग होती है। मतलब कंपनी के जो एसेट्स हैं वो उसके जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके एसेट्स नहीं कहलाते, वो कंपनी के अपने एसेट्स हैं, उनसे अलग होता है।
और अपने काम के लिए किसी पे भी मुकदमा ये कर सकती है या कोई इस पर मुकदमा कर सकता है। अगर कुछ ऐसा काम कंपनी के खिलाफ कोई काम करता है तो कंपनी को अधिकार होता है, राइट्स होता है कि उस पर वो क्या करे, कानूनी मुकदमा चला सकती है। ऐसे अगर कंपनी कुछ गलत काम करती है तो दूसरों को अधिकार है कि वो कंपनी पर क्या कर सके, मुकदमा कर सके। तो इस तरीके से ये पॉइंट को आप याद रखिए। कुछ कुछ चीज़ें की चीज़ें होती है उसको आप याद रखें, जैसे कि कंपनी का अपना नाम होगा, या फिर जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं डिटेल के अंदर, इसका नाम होना, इसका अपना एक स्टाम्प होना, चार मुद्रा होना, इसका एसेट्स इसके सेपरेट होना मेंबर से, मुकदमा चला सकती है, मुकदमा कर सकती है, इसके ऊपर मुकदमा हो सकता है। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे पॉइंट अंदर की चीज़ों को, छोटे जो की चीज़ें उस पर आप याद रखिए, जिससे पूरा पॉइंट आपको याद आ सकता है। देन जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब है इसके जो लायबिलिटी है एक लेवल तक ही होते हैं। इसके जो लायबिलिटी के बेस पे कंपनी को चार टाइप से बांट सकते हैं। इसका टाइप्स भी है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसे हम कहते हैं, सीमित दायित्व वाली कंपनी, ये चार प्रकार की होती है। पहला है शेयर द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल एंड गारंटी। असीमित दायित्व वाली कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो ये चारों ही एक प्रकार है एक कंपनी का, लिमिटेड लायबिलिटी का, जो आगे हम टाइप्स ऑफ कंपनी जब आंसर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको कवर अप करेंगे। अभी केवल आपको याद रख देना इनके नाम। एक तो सीमित दायित्व वाली, शेयर द्वारा सीमित, गारंटी, शेयर पूंजी और गारंटी दोनों को ऐड कर दिए। देन असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद है पृथक संपत्ति, सेपरेट प्रॉपर्टी। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। जो कंपनी की के एसेट्स होते हैं वो अलग होता है, कंपनी का खुद का होता है। सेपरेट रूप से उनके पास, मतलब कंपनी के पास जो भी एसेट्स हो सेपरेट होते हैं, उसका बैलेंस शीट में शो किया जाता है एसेट्स को। किसी भी अधिकारी का जिसने कंपनी पर पैसा लगाया है उसका कंपनी के संपत्ति पे कोई भी अधिकार नहीं होता। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका जो संपत्ति है वो पृथक होता है। शाश्वत अधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। शाश्वत अधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब है कि कंपनी जो है लगातार निरंतर चलते रहती है। ठीक है, इसका जो अस्तित्व इसके सदस्यों के दिवालिया होने से, मृत्यु हो जाने से, पागल होने से कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकारी होता है। कंपनी चलते रहती है, इसके नए नए उत्तराधिकारी बनते रहते हैं। कोई मेंबर अगर डेथ हो गया है, वो इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट, मृत्यु मतलब डेड हो गया, पागल मतलब अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो उससे कोई प्रभाव कंपनी को नहीं पड़ता है। तो इस पॉइंट का मतलब यही कि कंपनी लगातार चलते रहेगी, सदस्यों के आने जाने से, कुछ हो जाने से इसको फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप बेसिक निकाल कर याद रखें, पॉइंट का समझ के रखें और पॉइंट से याद रखें तो बड़े ही आसानी से एग्जाम में आप आंसर को लिख लेंगे। शेयरों का हस्तांतरण, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर को बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती है, अंशों को आसानी से दूसरों को दे सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी के शेयर बिना किसी रुकावट के हस्तांतरित होते हैं। मतलब अगर सार्वजनिक पब्लिक कंपनी है तो उसके शेयर तो बिना किसी रोक टोक के क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, हस्तांतरण हो सकता है। तो सदस्य जो है वो चाहे तो किसी को भी, जो एक पब्लिक कंपनी के सदस्य हैं, वो किसी दूसरे सदस्य को या किसी अन्य को भी क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नोट्स हिंदी में लिखे हैं बट मैं इंग्लिश में भी आपको अपने वर्डिंग्स बताते जा रहा हूँ। पॉइंट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। ये आपको बस समझना है, फिर अपने नोट्स आपको खुद बनाने हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सार्वमुद्रा, कॉमन सील। जो सार्वमुद्रा कंपनी के क्या होते हैं, आधिकारिक हस्ताक्षर। देखिए कंपनी खुद तो हस्ताक्षर नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी
जो है केवल एक कृत्रिम व्यक्ति है, वो बोल नहीं सकती, वो लिख नहीं सकती, वो महसूस नहीं कर सकती, तो कंपनी साइन कैसे करेगी? तो कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसीलिए उसका एक सार्वमुद्रा बनाया जाता है, जिसको आप स्टाम्प भी कह सकते हैं। कंपनी का अपना स्टाम्प होता है, जिसको सील लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से सील लगा दिया जाएगा और वही कहा जाएगा कि कंपनी ने क्या किया, उस पर हस्ताक्षर किया है। और इसके लिए धातु की मुद्रा का उपयोग किया जाता है और हर कंपनी का अपना साल मुद्रा होता है, इस पर उसका नाम भी लिखा हुआ होता है। इस बात को याद रखिएगा, कंपनी का नाम भी उस पर साल मुद्रा में प्रिंटेड होता है, सील लगाने से वो भी छप जाता है। वाद योग्यता में स्यू और बी स्यू, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया। कंपनी को अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कानूनी अस्तित्व होने का, लीगल एंटिटी होने के कारण उसको राइट्स है। किसी व्यक्ति के खिलाफ कंपनी वाद ला सकती है और उस पर कोई दूसरा वाद लगा भी सकता है, मतलब किसी के ऊपर वो मुकदमा चला भी सकती है और कोई दूसरा व्यक्ति भी कंपनी पर मुकदमा चला सकता है। ये पॉइंट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से ये 9 पॉइंट हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बताए हैं। इस नोट्स से को भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, या तो इसको समझने के बाद अपने तरीके से अपना नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया था, बहुत बार आया है और आने का पूरा पूरा चांस है। जो क्वेश्चन था हमारा, हमने उसको कंप्लीट किया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, क्वेश्चन क्या था। कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, जो कि ठीक व्यक्ति की तरह है, किंतु इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। समझाइए तथा कंपनी की विशेषताएं बताइए। तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एक सेपरेट एंटिटी है, एक कह सकते हैं आपकी लीगल एंटिटी है, कैसे आर्टिफिशियल पर्सन है और कैसे उसका एक भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिजिकल उसका कोई एंटिटी नहीं है, और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमने पूरा इस आंसर में डिस्कस किया है। ठीक है, और ये कब कब आया था ये भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो ये आया था आपका 2015 एनुअल पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में दुर्ग में भी आया है, 2017 में दुर्ग में आया है, 2018 में पंडित रविशंकर में आया है, सप्ली में 2018 में फिर से पंडित रविशंकर में आया है। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस साल के एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछ दे। ठीक है, अभी इस यूनिट 1 में और भी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। कंपनी से आप क्या समझते हैं हम डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। प्रकार पढ़ना है अभी नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होने वाला है। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता है कि कितने प्रकार की कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से कितने टाइप्स की कंपनी बन सकती है। क्वेश्चन 3 हम पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें ही इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे सकता है कि प्राइवेट कंपनी को आप परिभाषा दीजिए, डिफाइन कीजिए, और कब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में मान ली जाती है, कब एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी मान ली जाती है, और क्या ऐसी कंपनी को अपने अंतर्नियम की व्यवस्थाएं बनाए रख सकती है। मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम लोग। क्या एक कंपनी पुनः निजी कंपनी बन सकती है, मतलब एक पब्लिक कंपनी क्या एक प्राइवेट कंपनी बन सकती है। इस टाइप से भी एग्जाम में पूछा था 2018 एनुअल दुर्ग में, और रविशंकर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में अंतर जो है, डिफरेंस जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो PRSU में कब कब आए हैं, दुर्ग में कब कब आए, देख लीजिए। तो जितने क्वेश्चन हम अभी यूनिट 1 से यहाँ पे करने वाले हैं, इनमें से ही कोई क्वेश्चन डेफिनेटली दोनों ही क्वेश्चन आपके छप सकते हैं और वाले में। तो यहीं से आपके क्वेश्चन आने के पूरे 100% चांस है। क्वेश्चन 4 में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रवर्तक कौन होते हैं, मीन्स और इनके जो भी लीगल इनकी एंटिटी स्थिति है वो क्या क्या है, ये हम पढ़ेंगे। तो प्रवर्तक के बारे में आप पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन समामेलन से क्या है, मतलब पंजीयन को आप से आप क्या समझते हैं, इसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं, इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड आपका ये अलग अलग तरीके से अलग अलग ईयर में पूछ चुका है क्वेश्चन को। तो ये सब पूरे क्वेश्चन हमारे कवर अप
होने वाले इस यूनिट में आगे। अभी हमने क्वेश्चन 1 को कवर अप कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे सेकंड नंबर नेक्स्ट क्लास में। ये देख सकते हो आप जो हम शुरू से डिस्कस किए, एक बार पीछे से देख लीजिए आप। हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कंपनी का, देन उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस किया, देन उसका हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक ये आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसका एक फिजिकल आप कह सकते हो एंटिटी नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस बारे में डिस्कस किए। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन से ऐसा कंडीशन है जब उसको लीगल एंटिटी नहीं मान सकते कंपनी को। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा याद किया, डिस्कस किया, पॉइंट कैसे याद करना है ये भी हमने आपको बताया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, थैंक यू।